बस ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रेपोजिशन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। बहुत ही जानदार, शानदार आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। कैसे हैं भाई आप सब लोग? 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। ऑल गुड, सब बढ़िया है। कल 1 अप्रैल है और कल से हम वोकैब की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, है ना? परसों 1 अप्रैल। अच्छा, परसों से हम वोकैब की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बताओ भाई कैसे हो, सब बढ़िया? तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की? प्रेपो हमारा बचा है और हमारा कंजंक्शन बचा है, आर्टिकल बचा है और नरेशन बचा है। तो मान के चलो, अ, तो आर्टिकल की क्लास लगेंगी 1.5 घंटे वाली, तो और प्रेपोजिशन की एक और क्लास लगेगी, कल प्रेपो खत्म हो जाएगा। आपकी नरेशन की जरूर 3 से 4 क्लास लगेंगी, कंजंक्शन की 2 क्लास। तो 4 2 6 2 8, ऑफिशियली आपकी 8 क्लास बची हैं। हाँ, कराएंगे, वोकैब कराएंगे हम आपको, ठीक है। चलो, पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहां मैंने आपको कल बताया था। डे के साथ क्या आता है? ऑन आता है। क्या आता है मेरे भाई? डे के साथ हम ऑन लगाते हैं। डे के साथ ऑन, ऑन डे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सब। लेकिन अगर डे के साथ कोई डिटर्मिनर आ गया, जैसे कि लास्ट आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया, तो फिर प्रेपो नहीं आती है। डे के साथ एवरी, लास्ट, ये सब आ गए तो फिर डे के साथ प्रेपो ऑन नहीं आती है। डे के साथ एवरी या लास्ट आने पर ऑन नहीं आता है। समझे बात को? डे के साथ प्रेपो ऑन आता तो है, लेकिन डे के साथ कोई डिटर्मिनर, कोई एडजेक्टिव आ गया। डिटर्मिनर मतलब डे नाउन है, वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती है वो डिटर्मिनर कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐड नहीं होता उन्हें डिटर्मिनर बोलते हैं। जैसे मतलब ये मान लो जिनका, जिनमें कुछ हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि है, आप बोलो लास्ट है, लास्ट और लास्ट टेस्ट नहीं हो सकते, इस तरीके से बोल सकते हैं। बिल्कुल, है ना। हाँ, जो वोकैब की क्लास है हम सुबह रखते हैं, सुबह 7 से 8। ये भी क्लास फिर हम 8 से 9, 1 घंटे की शिफ्ट कर देंगे इसे। फिर हम इसे 2 घंटे नहीं लेंगे। चलो, नाइट से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। नाइट के साथ इन भी आता है और एट भी आता है। नाइट के साथ इन भी आता है, एट भी आता है। इन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है? सामान्य नाइट के साथ हमेशा आपको एट लगाना है। जब भी स्पेसिफिक नाइट की बात होगी हमें इन प्रेपो लगानी है। पता कैसे चलेगा स्पेसिफिक नाइट की बात हो रही है? जब भी नाइट से पहले द आर्टिकल आ जाए तो आप समझ लेना वो स्पेसिफिक नाइट है। आप मेरे साथ ऐसा करो, 11 बार बोलो, एट नाइट इन द नाइट, 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 एट नाइट इन द नाइट। जैसे कि आई स्लैप लेट एट नाइट। एट आएगा, इन आएगा, यहां पे आपको बताना है एट आएगा, इन आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल एट आएगा, क्योंकि नाइट से पहले दा नहीं है। आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी एट नाइट, बिल्कुल ठीक है, इन नहीं आएगा यहां पर। लेकिन मेरे भाई, जैसे ही वी वर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, जैसे ही दा नाइट आया, अब बताओ मैं एट लगाऊं या इन लगाऊं? बताओ। अब आप बोलोगे जी अब इन हो जाएगा। जैसे ही दा आर्टिकल आया अब आपने इन लगा दिया, क्योंकि दा मतलब स्पेसिफिक है। बॉय मतलब नॉर्मल है, दा बॉय मतलब स्पेसिफिक की बात कर रहे हो। टीचर कोई भी, द टीचर आप किसी स्पेशल टीचर की बात कर रहे हो, है ना। डे कोई भी, द डे स्पेसिफिक डे। नाइट कोई भी, द नाइट स्पेसिफिक नाइट। और स्पेसिफिक के साथ हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलो, कुछ और प्रेपो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा देख लो इनको।
कि भाई एट वर्क होता है, रिस्क से के साथ एट आता है, पीस के साथ एट आता है, एट द मोमेंट होता है, एट द सेम टाइम होता है, इन द फ्यूचर है, इन द डार्क एजेस है, इन डेंजर है, इन चार्ज ऑफ है, इन पेन है। डेंजर के साथ पूछा गया, एट डेंजर करके प्रेपो दिया गया था। ठीक है, तो क्या आएगा, इन डेंजर आएगा। वे के साथ ऑन द वे आता है, ऑन पर्पज, ऑन आ ट्रिप, ऑन द फोन, ऑन ड्यूटी। तो इस तरीके से आप देख लेना, ये मैंने बुक में भी सब दिए हुए हैं, मेरी बुक वाले ही हैं। ठीक है, चलो। कॉम्प्रिहेंशन नहीं करा सकते पहले, या आप ऐसे बोल रहे हो सर एडिशन सिखाओ, मतलब सीधा मल्टीप्लिकेशन सिखाओ। क्या आप बोलो सर सब्सट्रैक्ट मत सिखाओ, सीधा मल्टीप्लाई सिखा दो। तो जब तक आपको सब्सट्रैक्ट नहीं आएंगे आप मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते हो, है ना। सॉरी, जब तक सब्सट्रैक्ट नहीं आएंगे डिवाइड नहीं सीख सकते, एडिशन नहीं आता मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते। तो डिवाइड सीखने के लिए सब्सट्रैक्ट सीखना जरूरी है, मल्टीप्लाई सीखने के लिए एडिशन सीखना जरूरी है। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए ग्रामर और वोकैब पे कमांड होना जरूरी है। ठीक है, चलो। एट द टॉप होता है, इन साइलेंस होता है, इन द मिडल ऑफ वेकेशन है, या ऑन वेकेशन होता है, ऑन सेल है ना, इन रियलिटी होता है। ये इन वाले इधर लिखो, क्यों लिख दिए उसने वहां पर। इन रियलिटी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको वैसे ही याद रहेगा। इन रियलिटी, ऑन द इंटरनेट, ऑन द रोड, ऑन अलर्ट, ऑन द एज ऑफ, ऑन आ पिलग्रिमेज, ये सब आप थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनके साथ ये प्रेपो आती है। आप 8-7 बार रिवीजन करोगे, मेरी बुक में सारी हैं ये, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो। बिगिनिंग के साथ इन भी आता है और एट भी आता है। इन द बिगिनिंग भी होता है, एट द बिगिनिंग भी होता है। अब इन कहाँ पे लगाना है, एट कहाँ पे लगाना है। जब आप किसी छोटी चीज की शुरुआत की बात कर रहे हो, ड्यूरेशन बहुत छोटी है, और उस वाली चीज की कोई कोई ऐसा इवेंट जो बहुत छोटी ड्यूरेशन का है, उसके शुरुआत की आप बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, एट बोलोगे, एट द बिगिनिंग। लॉन्गर ड्यूरेशन के सेंस में आप इन द बिगिनिंग बोलोगे। जैसे आई टॉट यू नाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास या इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, बताओ। हमारी जो क्लास है 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्यूरेशन की होती, बहुत बड़ी ड्यूरेशन की ये नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी ड्यूरेशन की ये नहीं है। तो भाई क्लास की बिगिनिंग के लिए आप एट बोलोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास नहीं बोलोगे। ठीक है, अगला है इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी उभर कर आई थी। अब बताओ मुझे क्या होगा। 20वीं शताब्दी, 100 सालों के पीरियड को शताब्दी बोलते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन है। अब इन द बिगिनिंग आएगा। अब लॉन्गर ड्यू शताब्दी की शुरुआत, भाई साहब शताब्दी। फिल्म की शुरुआत एट द बिगिनिंग बोलोगे, साल की शुरुआत इन द बिगिनिंग बोलोगे। बताओ। ठीक है, इन लॉन्गर ड्यूरेशन। इन एट ऑन ये मैं आपको बता ही चुका हूं। फेस्टिवल के साथ कैसा होता है, देखो जिन फेस्टिवल की डेट फिक्स होती है उनके लिए हम ऑन प्रेपो का यूज करते हैं, जिनकी फिक्स नहीं होती है उनकी हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। क्या ही लिखा है टाइपिस्ट, कोई नहीं। आई विल कम ऑन या एट होली, बताओ। एट होली, ऑन होली, बताओ। देखो ओकेशन के साथ हम हमेशा ऑन लगाते हैं, ओकेशन के साथ हम ऑन लगाते हैं, ऑन द ओकेशन ऑफ, या तो बोलो एट होली या ऑन द ओकेशन ऑफ होली बोलो। ओकेशन के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ओकेशन के साथ हम ऑन लगाते हैं। जिसकी डेट फिक्स है ना, फिर वो डेट के नाम से जाना जाता है। ऐसा फेस्टिवल डेट के नाम, जैसे 15 अगस्त है,
ना, नेशनल फेस्टिवल है हमारा 26 जनवरी है, क्रिसमस है ना। चलो, बस ये याद रख लेना, ऑन द ओकेशन ऑफ होता है, एट द ओकेशन ऑफ नहीं होता है। ऑन द ओकेशन ऑफ, ऑन द ओकेशन ऑफ होता है, ऑन, एट द ओकेशन ऑफ नहीं होता। यह मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं। चलो, प्रेपो के रूप में अंटिल, टिल, बाई तीनों सेम होते हैं, तब तक, जब तक का सेंस हो, टिल हो, अंटिल हो, बाई हो, प्रेपो के रूप में सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। टिल, अंटिल, बाई ये तक का सेंस देते हैं। जैसे कि आई विल कम बैक टिल 9 PM, मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। सी स्लेप्ट टिल नून, वह दोपहर तक सोई। वेट हेयर अंटिल आई कम, मेरा इंतजार करो जब तक मैं आऊं। अंटिल एक कंजंक्शन होता है। अंटिल क्या होता है? एक कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन मतलब ये क्लॉज लेता है सब्जेक्ट वर्ब। अंटिल एक कंजंक्शन भी होता है, तो ये क्लॉज लेता है। ठीक है। द बस शुड बी हेयर बाई नाउ, अब बस वहां होनी चाहिए, प्रेपो है, अब तक होनी चाहिए। आई विल बी बैक बाई 10 PM, बस मुझे ये समझाना था, टिल और बाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तक का सेंस देते हैं। टिल और बाई में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, बाई और इन हम देख लेते हैं। देखो मेरे भाई, पहली बात, जिस व्हीकल में आप वॉक नहीं कर सकते, अगर मैं बात कर रहा हूं व्हीकल में अंदर बैठने के सेंस में अंदर बैठने के सेंस में, अंदर होने के सेंस में, होने के सेंस में, बात को बहुत ध्यान से समझना। आप किसी भी व्हीकल से आ रहे हो तो हमेशा बाई आएगा। आप बाइक से आओ, आप कार से आओ, आप ट्रेन से आओ, बस से आओ, आप एरोप्लेन से आओ, आप हेलीकॉप्टर से आओ, आप साइकिल से आओ, आप घोड़ा गाड़ी से आओ, आप रिक्शे से आओ, आप स्कूटर से आओ, किसी भी व्हीकल के द्वारा अगर आप आते हो तो बाई लगाते। ठीक है, वहां तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ऐसे कोई व्हीकल है जिनके आप अंदर हो तो आप क्या बोलोगे? जिन व्हीकल में फ्लोर होता है, जहां आप वॉक कर सकते हो, वहां पे हम ऑन लगाते हैं। और जिन व्हीकल में फ्लोर नहीं होता, हम वॉक नहीं कर सकते, वहां हम इन लगाते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, कार है, कार, कार के अंदर आप लोग वॉक कर सकते हो? कार के अंदर वॉक कर सकते हो? वॉक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप बोलो भाई वो कार में है, कार में बैठा है, आप लगाओगे जी इन द कार, कार के साथ क्या आएगा? इन आएगा। कार में आप वॉक नहीं कर सकते हो। तो जिन व्हीकल में फ्लोर होता है वॉक कर सकते हो, ट्रेन है, ट्रेन, वॉक कर सकते हो अंदर, ऑन आएगा। यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके लिए, वो समझ नहीं आएगा ना कि भाई कोई एग्जामिनर पूछ रहा क्या चाह रहा है। बस है, आप अंदर वॉक कर सकते हो, अंदर वॉक कर सकते हो ना बस में, आप बोलोगे जी बस में वॉक कर सकते हैं, तो ऑन बस आएगा। ट्रक वॉक कर सकते हो। तो जिन व्हीकल के अंदर फ्लोर होता है, जिन पे आप वॉक कर सकते हो, ऑन लगाते हैं। और जिनमें फ्लोर नहीं होता है, आप सीधा बैठ सकते हो, हम इन लगाते हैं। ठीक है, समझे? चलो, वैसे बाई व्हीकल आता है आपके लिए क्वेश्चन, यहां से आएगा बाई व्हीकल, आई गो टू ऑफिस, इन कार आएगा, बाई कार आएगा। आप मतलब मैं सेंस दे रहा हूं किसी चीज के द्वारा, अब बाई कार बोलो, बाई कार। ठीक है। ही ट्रेवल इन बस या बाई बस? बाई बस। स्नेहा इज गोइंग टू मुंबई इन द ट्रेन या बाई ट्रेन? बाई ट्रेन आएगा। आप जब क्या बता रहे हो, सेंस बता रहे हो, कोई चीज किसी से किसके द्वारा गए हैं। इसमें एक और देख लेना, बाई एयर, जो आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाई एयर आएगा, बाई रोड आएगा, और बाई वाटर आएगा।
भाई या तो जल होता है, जल के द्वारा मार्ग होता है, या थल होता है, या वायु होता है, तीन ही होते हैं। उनके साथ भी हम बाई लगाते हैं। भाई तुम यहाँ कैसे है, बाई एयर आया मैं, बाई रोड आए हैं, या बाई वाटर आए हैं। ठीक है, चलो। प्रेपो में छोटी छोटी बातें होती हैं याद करने के लिए। सिंस और फॉर देख लीजिए, सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है जी। अब देखो वॉज, देखो सी केम, केम आई है, किसी के द्वारा आई है, ठीक है। ही वॉज इन द ट्रेन है, नहीं मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे कविता जी, मैं समझा नहीं गुड़िया। परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मिनट, ईयर्स, आवर्स के लिए, वीक, मंथ, लास्ट, इन सब के लिए। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस 9 PM 1987, 97, मंडे, चाइल्डहुड, ये सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बातें पढ़ा चुका हूं ये तो। यहां आपको ये याद रखना है, जो टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम इमेमोरियल का मतलब है जब वो समय इमेमोरी, जो मेमोरी में ही नहीं है। टाइम आउट ऑफ माइंड को टाइम इमेमोरियल हम बोलते हैं, टाइम आउट ऑफ माइंड को टाइम इमेमोरियल बोलते हैं। मैं समझा नहीं, आप मुझे गुड़िया डीएम करके पूछ लेना आपका क्या डाउट है, मैं समझा नहीं, क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन भेज देना एज इट इज, क्वेश्चन का सेंस समझ के शायद मैं समझ पाऊँ। सिंस टाइम इमेमोरियल बिल्कुल ठीक है, टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस आ सकता है, टाइम इमेमोरियल के साथ फ्रॉम भी आ सकता है, लेकिन टाइम इमेमोरियल के साथ फॉर नहीं आ सकता। एग्जामिनर आपके लिए टाइम इमेमोरियल लगा के फॉर लगा के देगा, क्या लगा के देगा, फॉर लगा के देगा, ठीक है। चलो, ये मैं आपको बता चुका हूं, एग्जैक्ट टाइम के साथ हम एट लगाते हैं, ड्यूरेशन वाले के साथ इन लगाते हैं, ड्यूरेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और एट नून, एट नाइट, ये सब होता है, बताया था। लेकिन इनसे साथ अगर यस्टरडे, टुडे, टुमारो आ गया तो फिर हम कोई प्रेपो नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, इनके साथ कोई भी एडजेक्टिव आ जाए जो डिटर्मिनर का काम करे। जैसे कि इन द मॉर्निंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन द टुडेज मॉर्निंग नहीं आएगा। अगर टुडे मॉर्निंग आ गया तो फिर इन नहीं आए। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप तब समझोगे। इन टुडे मॉर्निंग, सी मैट मी इन टुडे मॉर्निंग। आप बोलोगे जैसे ही टुडेज के साथ मॉर्निंग आया, मॉर्निंग के साथ टुडे आएगा, बिन नहीं आएगा। मॉर्निंग के साथ इन आता है, लेकिन मॉर्निंग के साथ अगर लास्ट आ जाए, एवरी आ जाए, टुडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो फिर मैं कोई प्रेपो का इस्तेमाल नहीं करता हूं, कोई भी प्रेपो का इस्तेमाल नहीं करता हूं, ठीक है। नहीं, एग्जैक्ट टाइम तो हो, लेकिन वो मतलब एक एग्जैक्ट टाइम से कोई पीरियड की बात चल रही हो, जैसे भाई मैं तुम्हें 9 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम 8 बजे से है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भाई देखो, टाइम इमेमोरियल के साथ तुम्हें सिंपल देखना है, उसके साथ सिंस आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, फॉर नहीं आ सकता। बताओ इसमें समझने वाली क्या हो गई। चलो मैं टाइम इमेमोरियल का आपको क्वेश्चन देता हूँ। पीपल हैज बीन
मैनी फेस्टिवल, टाइम इमेमोरियल। बता, ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, नहीं हो सकता। क्यों हो जाएगा? मैंने बोला जब मॉर्निंग के साथ एट लगता नहीं है, इन लगता है, लेकिन अगर टुडे आ गया तो वो इन भी नहीं लगेगा। लो, आप सीधी बात सिंपल क्यों नहीं समझते हो? मैंने बोला मॉर्निंग के साथ इन आता है, मॉर्निंग के साथ क्या आता है? इन आता है, आता है जी। लेकिन अगर मॉर्निंग के साथ लास्ट आ गया, मॉर्निंग के साथ एवरी आ गया, मॉर्निंग के साथ टुडे आ गया, तो फिर ये इन भी नहीं आएगा, फिर ये इन भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो पीपल हैज बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं आएगा, सिंस टाइम इमेमोरियल बोल सकते हो, सिंस टाइम इमेमोरियल बोलो। फ्रॉम भी बोल सकते हो, फॉर नहीं बोल सकते हो। अब बताओ इसमें टाइम इमेमोरियल में ऐसी क्या बात थी जिसमें आपको डाउट हुआ? टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल से, याद नहीं है, मेमोरी मनी इतने पुराने समय से। चलो, होता क्या है? होम नाउन और एडवर्ब दोनों होता है। अगर होम नाउन है तो प्रेपो टू लेता है, अगर होम एडवर्ब है तो ये प्रेपो नहीं लेता है। टू नहीं, कोई भी प्रेपो नहीं लेता। होम नाउन तथा एडवर्ब दोनों होता है। अगर होम नाउन है तो होम से पहले टू प्रेपो आती है, अगर ये नाउन नहीं है तो कोई भी प्रेपो नहीं आती है, कोई भी प्रेपो नहीं आती है। अब पता कैसे चलेगा कहां पे होम नाउन है? जब भी होम से पहले कोई भी डिटर्मिनर, अब देखो डिटर्मिनर मैं आपको 20 बार बता चुका हूं। डिटर्मिनर क्या होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, ये वाले हो गए। द आर्टिकल हो गया, वेपन्स, ऐसे करके भी आ जाए। डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव है बेसिकली, ये देख लो, कोई भी एडजेक्टिव है। मैंने बोला सी केम टू माई होम, ही सब्जेक्ट है, केम वी टू है, टू प्रेपो है, माई होम, ये वाला होम से पहले माई आया है, इसका मतलब ये वाला होम 100% नाउन है, इसका मतलब यहां पर टू। ठीक है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। ही गो टू होम, ही वेंट टू होम आफ्टर 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 राइटिंग अ लेटर। बताना मेरे भाई कहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव टू गो माई होम एज माई मॉम इज नॉट फीलिंग वेल। तीसरा क्वेश्चन ले लो। यू केम टू होम अर्ली बट यू टोल्ड दैट यू will work till night in your office। सीधा सीधा देखते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखना। होम से पहले क्या कोई डिटर्मिनर है? आप बोलोगे नहीं जी। अगर होम से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है, इसका मतलब ये वाला होम एडवर्ब है, और एडवर्ब को कोई भी प्रेपो नहीं चाहिए होती, इसलिए पहले वाले में टू आना गलत है। नीचे वाले क्वेश्चन में आई हैव टू गो माई होम,
होम से पहले माई आया, इसका मतलब ये वाला होम नाउन है। और जब भी होम नाउन होता है अपने साथ टू प्रेपो लेता है। तो आई हैव टू गो टू माई होम आ जाएगा दूसरे वाले में। तीसरे वाले में यू केम टू होम, होम से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो होम है ये एडवर्ब है। और अगर एडवर्ब है तो टू प्रेपो नहीं लेगा। नाउन है तो टू लेगा, एडवर्ब है तो टू प्रेपो नहीं लेगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ, समझे या नहीं समझे? अंडरस्टूड है? उम्मीद है समझ गए होंगे। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, फिर भी रिवाइज करा देता हूं। अगर प्रेपो के बाद नाउन है तो ही वह प्रेपो है। ऐसा वर्ड जो नॉर्मली प्रेपो होता है और उसके बाद नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है तो वो एडवर्ब है। फिर वो प्रेपोजिशन जो नॉर्मली प्रेपो होता है फिर वो एडवर्ब है। जैसे कि द प्लेन टुक के बाद ऑफ आया, लेकिन ऑफ के बाद कोई भी नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो ये वाला जो ऑफ है ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रेपो नहीं है। अंडरस्टूड? ये वाली बात मैंने आपको कल भी समझाई थी। स्विच ऑफ के बाद द फैन नाउन है। स्विच ऑफ के बाद जो द फैन है वो नाउन है। और अगर नाउन है तो फिर ये वाला ऑफ यहां पे प्रेपो है। समझ रहे हो मेरे भाई? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर जो नॉर्मली प्रेपोजिशन होती हैं उनके बाद जो नॉर्मली आपको लगता है प्रेपो है, उनके बाद अगर नाउन है तो ही प्रेपो है। अगर वो नाउन नहीं है तो फिर वो एडवर्ब है। यहां पर ये एडवर्ब है, यहां पर ये प्रेपोजिशन। इस वाले क्वेश्चन में बताओ मुझे, ये जो इन है ये क्या है, प्रेपो है या नाउन है? इस वाले क्वेश्चन में बताओ मुझे, ये वाला इन प्रेपो है या नाउन है? ध्यान से समझो और फिर बताओ। बताओ, करो रिप्लाई अब। आप बोलोगे जी दा रूम, दा आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, रूम नाउन है, इसका मतलब ये प्रेपो है। यहां इनके बाद टुक V2 है, रेस्ट ये तो केम भी V2 है, एंड के इधर V2 तो इधर भी V2। इनको कोई नाउन नहीं मिले, इसका मतलब ये वाला इन एडवर्ब है। ठीक है मेरे भाई? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड है? तो चीजों को आपको समझना है, रटना नहीं है। मेरा आपसे बोलने का मतलब ये है, आपको चीजों को समझना है, रटोगे नहीं। अब अलोंग और अक्रॉस देख लो। अक्रॉस में आपको पढ़ा चुका हूं, अक्रॉस मतलब क्रॉस करना है। अक्रॉस मतलब, अक्रॉस मतलब क्रॉस करनी है चीज को। ये है अक्रॉस। क्या है ये अक्रॉस वाला है। और अलोंग क्या है फिर? ये अलोंग है, ये वाली चीज अलोंग है। जब आप किसी चीज के पैरेलल हो तब अलोंग है। अगर आप ऐसे वॉक कर रहे हो पैरेलल, पैरेलल वॉक कर रहे हो तो वो अलोंग है। अलोंग द रोड आपने सुना होगा, अलोंग द रिवर सुना होगा, अलोंग द ट्रेन सुना होगा, ये सब है। क्रॉस करके जा रहे हो तो फिर वो अक्रॉस है। क्रॉस करके अगर आप जा रहे हो, ठीक है, देखते हैं। क्रॉस मतलब वन साइड से अनदर है, क्रॉस हो गया इसमें। और अलोंग सेम लाइन में हो, आप उसी लाइन में हो। वी वॉकड अक्रॉस या अलोंग द रेलवे ट्रैक फॉर 2 miles। हम 2 miles रेलवे ट्रैक को
कि क्रॉस चले या उसके बराबर में चले, बताओ मुझे, क्रॉस चले या बराबर में चलो। मुझे एक बात बताओ, 2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कहाँ होता? 2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक नहीं हो सकता, तो दो माइल्स, 2 माइल्स रेलवे ट्रैक के ऐसे तो नहीं चल सकते हो। रेलवे ट्रैक के 2 माइल्स बराबर में चल सकते हो, तो अलोंग आएगा, क्रॉस नहीं आएगा, अलोंग आएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप रेलवे ट्रैक क्रॉस 2 माइल थोड़ी ना चलोगे, आप उसके बराबर में चलोगे। A red carpet was laid across या along the hallway entrance. बताओ, जो हॉलवे का एंट्रेंस था, हॉलवे के एंट्रेंस है, हॉलवे के एंट्रेंस के अक्रॉस कारपेट बिछेगा या अलोंग बिछेगा? अलोंग तो तुमने उसके बराबर में बिछा दिया, अलोंग तो बराबर में बिछा दिया। ये हॉलवे का एंट्रेंस है, आपने उस एंट्रेंस के क्रॉस इस पार से उस पार तक बिछाया है, तो यहां पर अक्रॉस आएगा, क्रॉस हो जाएगा। भाई तो एक बात बताओ यार, रेड कारपेट कहां से बिछाते हो तुम? जब रेड पार कारपेट कारपेट बिछाओगे तो इस पार से उस पार तक बिछाओगे, एंट्रेंस के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड तक बिछाओगे। सोल्जर्स आर स्टेशन अक्रॉस या अलोंग द नेशनल बॉर्डर। जो सोल्जर्स होते हैं वो जो बॉर्डर है, बॉर्डर के इस पार से उस पार खड़े होते हैं, बॉर्डर के बराबर में उसी दिशा में होते हैं खड़े। आप बोलोगे जी बॉर्डर के जो जो बॉर्डर है ना उसके बराबर में खड़े होते हैं, तो अक्रॉस अलोंग आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा। भाई हमारे सोल्जर बॉर्डर के उस पार क्यों खड़े होंगे, बताओ? वो सीधा सीधा खड़े होंगे ना, बॉर्डर के बराबर में, बगल में। द रिफ्यूजीज ट्रेवल्ड अक्रॉस या अलोंग द बॉर्डर एट द नाइट। जो रिफ्यूजी थे वो बॉर्डर के अलोंग ट्रेवल किए या बॉर्डर के इस पार से उस पार ट्रेवल किए, दोनों आ सकते हैं। ज्यादा अप्रोप्रिएट अक्रॉस है। भाई आप बोल रहे हो नाइट की बात कर, थोड़ा सेंस से समझो एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है। जो शरणार्थी थे, जो रिफ्यूजी थे, जो रिफ्यूजी शरणार्थी थे, वो रात में चल रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो बॉर्डर के इस पार से उस पार आए हैं। और ऐसे भी हो सकता है भी रात में बॉर्डर के बराबर 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 में चले हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्रॉस, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। ठीक है, चलो अब अक्रॉस और थ्रो समझ लो। अक्रॉस और अलोंग समझ गए, अक्रॉस इस पार से उस पार क्रॉस किया है, अलोंग बराबर में अलोंग द रोड हो जाएगा। और थ्रो होता है जब आप किसी चीज को एज अ मीडियम यूज करते हो, जैसे मैंने पेन के थ्रू लिखा, पेन के द्वारा लिखा, मैंने मीडियम यूज किया अपने थॉट्स को लिखने का पेन के द्वारा, ऐसे। तो भैया आपने विंडो से किसी चीज को देखा, आप फॉरेस्ट से होकर गुजरे, ट्रेन टनल से होकर गुजरी, तो ऐसा मीडियम अगर जब हम यूज करते हैं तो हम थ्रो लगाते हैं। थ्रो हो जाता है वन साइड टू अनदर इन सेंस ऑफ इनसाइड, जब आप किसी चीज के इनसाइड होके जाओ आप उसे एज अ मीडियम यूज करो। भाई जो ट्रेन है वो टनल से होकर गुजरी तो उसने अपना पास वे बनाया टनल के द्वारा, क्रॉस वो भी हुई है लेकिन टनल से होकर गुजरी है। बेसिकली वैसे भी अंतर देख लो, जो क्रॉस है अक्रॉस में इस पार से उस पार है, और थ्रो में आप बेसिकली उस चीज के पैरेलल उसे क्रॉस कर रहे हो, पैरेलल यूज कर रहे हो उसे, ये है। ठीक है, हाँ वो तो गया था, फिर भी आपको यहाँ डाउट आ जाए इसलिए है ये बस। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दी है तो इसलिए फटाफट आपको आंसर देने होंगे। आई कैन सी अक्रॉस द विंडो, थ्रो द विंडो, थ्रो द विंडो आ जाएगा। आपने देखने के लिए एज अ, है ना, एक वो विंडो को यूज किया है। भाई आप कहीं से नहीं देख पा रहे तो आपने विंडो को खोल के देखा, तो आपने देखने के लिए विंडो को एज अ मीडियम यूज किया है। ठीक है, तो थ्रो द होगा, थ्रो द विंडो, क्रॉस द विंडो नहीं होगा। द वाउंडेड टाइगर पास अक्रॉस या थ्रू द फॉरेस्ट। जो घायल टाइगर था वो गया, पास किया उसने जंगल से, तो भाई उसने जंगल को अपने गुजरने के लिए, अपने जाने के लिए एक मीडियम यूज किया है।
मीडियम यूज किया है, तो आप क्या बोलोगे जी? थ्रू द फॉरेस्ट आएगा, थ्रू द फॉरेस्ट, अक्रॉस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। बताओ। द ट्रेन पास्ड, टनल के थ्रू होता है, क्योंकि ट्रेन, ये टनल है हमारा, ये हमारा टनल है, मान के चलो ये हमारा टनल है, तो ट्रेन इधर से गई है और इसके इधर से क्रॉस हुई है, ऐसे देख लो। ठीक है, चलो। हालांकि ये बात मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। जो चीजें बुक में मिस है उन्हें बुक में खाली जगह है वहां लिख लो। एक दो चीजें बुक में मिस है, ज्यादा चीजें बुक में मिस नहीं है। कंजंक्शन जो बट होता है वो कंजंक्शन भी होता है और बट एक प्रेपो भी होता है। जब कंजंक्शन होता है दो क्लॉज को जोड़ता है ये। ही वर्कड हार्ड, ही वर्क, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, ही फेल्ड क्लॉज टू। दो क्लॉज को जोड़ने का काम बट ने किया है। और जब ये बट प्रेपो होता है तो इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। जब ये प्रेपो होता है, यहां पर नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट प्रेपो है, बुक्स उसका ऑब्जेक्ट है, तो बताओ वर्ब कैसी आएगी? वॉज आएगा या वर आएगी? बुक का नाम ही नहीं पता आज तक, ग्रामर गुरु, ग्रामर गुरु नाम है बुक। ये नाम है बुक का। बताओ। नथिंग बट बुक्स, वॉज आएगा या वर आएगा? इतने इतनी महान आत्माएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब सोच के देखो आप, कि मैंने ये लिख दिया कि ये जो बुक्स है ये ऑब्जेक्ट है, इतना लिखने के बावजूद वो वर बता रहे हैं। बट प्रेपो है, बुक्स उसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नथिंग है, नथिंग मतलब जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इतना लिखने के बावजूद भी अगर तुम गलत बता रहे हो, क्या होगा तुम्हारा और क्या होगा मेरा? चलो। ऐसे ही फॉर प्रेपो भी होता है और फॉर कंजंक्शन भी होता है। यहां वाला फॉर प्रेपो है और यहां वाला फॉर कंजंक्शन। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि एंड और बट सो नॉर फॉर येट, आपने सुना भी होगा। मैंने आपको किस में बताए हैं? मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बताए हैं, एंड और बट सो नॉर फॉर येट से जुड़ने वाला अगर दो क्लॉज जुड़ती है तो वह कंपाउंड सेंटेंस हमारा होता है। तो बट प्रेपो भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, फॉर प्रेपो भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। पहचानना बहुत ईजी है कि भाई कहाँ पे कंजंक्शन होता है, जब इसके बाद कोई क्लॉज जुड़ी। चलो, अब वर्ब है हमारी जो ऐसी प्रेपो जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है हम, किसके साथ प्रेपो लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, फैन बॉयज वाला। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। से मिलकर बना होना, ये इसका मीनिंग है, से मिलकर बना होना। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ आता है। आर क्लास कंप्राइज ऑफ 1000 स्टूडेंट, हमारी क्लास 1000 स्टूडेंट से मिलकर बनी है। बताओ। आप बोलोगे जी आवर क्लास कंप्राइज, पहले तो एक क्लास की बात हुई है तो कंप्राइजेज आना चाहिए। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, नहीं आता है। द टीम कंसिस्ट 11 प्लेयर्स, टीम 11 खिलाड़ियों से मिलकर बनी है।
कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। एग्जामिनर कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा के नहीं देगा, कंप्राइज के साथ ऑफ लगा के देगा। कंप्राइज के साथ नहीं आता है, आपको लगाना है, सॉरी आपको हटाना है पड़ेगा अगर लगा दिया तो। और कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, एग्जामिनर नहीं लगा के देगा तो आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही एक हमारा होता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद इसका हिंदी मीनिंग है। जैसे कि इन स्पाइट रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। आप बोलोगे जी इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, कंसिस्ट ठीक है, आर द टीम है, सिंगुलर है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, वी वेंट फॉर अ वॉक। बारिश के बावजूद हम वॉक पे गए। बारिश के बावजूद हम वॉक पे गए। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज कहा, जहां कंसिस्ट ऑफ आया वह कंप्राइज आ सकता है, जब कंप्राइज आ सकता है कंसिस्ट ऑफ आ सकता है ना। उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है। सी पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर गई। डिस्पाइट ऑफ फीलिंग सिक, बीमार होने के बावजूद वह बीमार फील कर रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन वो एग्जाम पास कर गई। ठीक है। तो आप बोलोगे जो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाओ, अगर नहीं लगा तो डिस्पाइट ऑफ के साथ ऑफ हटाओ अगर लगा है तो। सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रेपो में इन दोनों से बहुत पूछे गए हैं, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। सीजीएल 2025 एडिक्विटी ने कंसिस्ट से क्वेश्चन पूछा है, कंसिस्ट कंप्राइज से क्वेश्चन पूछा है, उसने क्वेश्चन इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट से पूछा है। जैसे मैंने बताया एज इट इज पूछा है, जैसे मैंने बताया एज इट इज पूछा है। देखो टीसीएस तो बहुत पूछती थी, एडिक्विटी ने भी पूछा है इससे क्वेश्चन। ठीक है। मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन होते हैं तो प्रेपो लेते हैं, वर्ब होते हैं तो प्रेपो नहीं लेते हैं। अटैक अगर नाउन है तो प्रेपो ऑन या अपॉन ले सकता है, और अगर अटैक वर्ब है, आया था ना सीएचएसएल में, आया था बिल्कुल। अगर अटैक वर्ब है तो कोई प्रेपो नहीं लेता है, जबकि सबसे कॉमन मिस्टेक हम करते हैं अटैक के साथ ऑन या अपॉन लगाकर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अटैक्ड बताओ, आपको दोनों जगह प्रेपो मिलती हैं, आपके पास ऑप्शन है। आपको मैंने 4 प्रेपो दे दी, आपको जो दोनों जगह भरनी है, आप क्या क्या फिल करोगे, ये ऑप्शन आपके पास। बताओ। आप बोलोगे सब्बो अटैक्ड, अटैक्ड जो है ये वाला V2 है, और जब वर्ब होता है कोई प्रेपो नहीं लेता है, तो यहां पे आएगा नो प्रेपोजिशन। कोई प्रेपो नहीं आएगी। अगर ये वर्ब है तो कोई प्रेपो नहीं लेगा। और आपको पता है जब भी हम किसी हथियार औजार की बात करते हैं तो मैं विद प्रेपो लेता हूं, लास्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है।
हाँ बिल्कुल। और क्वेश्चन देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे है। द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट इन J&K। जो आर्मी थी उसने टेररिस्ट पर अटैक किया J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी ने टेररिस्ट पर अटैक किया। द आर्मी अटैक्ड के साथ ऑन नहीं आएगा, अटैक्ड द टेररिस्ट इन J&K आएगा। द अटैक टू सिविलियन बाय टेररिस्ट वाज अपैलिंग। जो टेररिस्ट के द्वारा सिविलियन पर अटैक था वो बहुत ही घिनौना था। बुक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, ठीक है। आप बोलोगे द आर्टिकल बोला मुझे चाहिए नाउन, तो ये वाला जो अटैक है ये नाउन है, तो टू नहीं आता, अटैक ऑन आता है या अपॉन आता है, सिविलियंस आएगा। द अटैक ऑन या द अटैक अपॉन सिविलियंस आएगा, अटैक टू सिविलियंस नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये इफेक्ट है, ये ई है, ये इफेक्ट। इसका मतलब होता है प्रभाव। तो अपने साथ ऑन प्रेपो लेता है। जब ये है अफेक्ट वर्ब, इसका मतलब है प्रभाव डालना, तो अब ये कोई प्रेपो नहीं लेता। इफेक्ट के साथ ऑन आएगा, अफेक्ट के साथ ऑन नहीं आएगा, ठीक है। अरे यार ये ई है। ठीक है, जंक फूड अफेक्ट्स आवर हेल्थ। बताओ, ये जो अफेक्ट है ये कोई प्रेपो नहीं लेगा। जब वर्ब है, जंक फूड अफेक्ट्स वर्ब है, V5 है, तो कोई प्रेपो नहीं लेगा, बिल्कुल ठीक है। और जंक फूड हैज एन इफेक्ट ऑन आर हेल्थ, अब ये ठीक है। जैसे ही एन आर्टिकल इसे चाहिए नाउन, तो ये नाउन हो गया, नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। बुक में अफेक्ट, यार अब टाइपिस्ट से मैं क्या करूं, एक एक वर्ड तो मैं नहीं देख सकता ना, वो सही कर लेना मेरे भाई बुक में भी। अब वो EFECT, डबल एफ नहीं लगा, AFFECT होगा, EFECT होगा, इफेक्ट। बुक में गलत दी, फिर बुक में टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग में से सही कर लेना, ठीक है। चलो, ऐसे ही हमारा एम्फेसाइज होता है। SIZD वाला वर्ब होता है, ये अपने साथ ऑन प्रेपो लेता है। एम्फेसिस नाउन होता है, ये प्रेपो है? ये ऑन प्रेपो नहीं लेता, ये ऑन प्रेपो लेता है। The teacher emphasized the moral duties that we all should follow. The project has a new emphasis on customer satisfaction. जो टीचर था उसने एम्फेसाइज करना मतलब जोर डालना, जोर डाल के कहना, किसी चीज पे जोर देना। मॉरल ड्यूटीज जो हमें फॉलो करनी चाहिए, टीचर ने उस बात पे जोर डाला। तो वर्ब है तो कोई प्रेपो नहीं, और अगर नाउन है द प्रोजेक्ट हैज न्यू एम्फेसिस, जो प्रोजेक्ट था उसका एक नया प्रभाव था ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अफेक्ट होता है डबल एफ और इफेक्ट होता है EFECT। नाउन वाले में ई लिखना, EFECT। ये तो आपने बहुत देखा होगा। जब ऑर्डर है नाउन, ये अपने साथ फॉर प्रेपो लेता है, और जब ऑर्डर है वर्ब, ये अपने साथ कोई प्रेपो नहीं लेता है। इसलिए मैं बोलता हूं प्रेपो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा दिन रिवीजन की जरूरत होती है। प्रेपो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है। प्रेपो को थोड़ा संभल के चलना में, ठीक है। सी ऑर्डर्ड 2 बर्गर्स, सी ऑर्डर्ड फॉर लगा के अगर दे,
जैसे आपके लिए एग्जामिनर में ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे कि आई ऑर्डर्ड फॉर फाइव कप्स ऑफ टी। आई गेव एन ऑर्डर 5 कप्स ऑफ टी। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ऑर्डर के साथ फॉर प्रेपो नहीं आए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, उसे वर्ब चाहिए। एन आर्टिकल, आर्टिकल बोले मुझे नाउन चाहिए, यहां नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर इसे प्रेपो चाहिए फॉर, तब इसे फॉर प्रेपोजिशन चाहिए होता है। ठीक है, चलो देखो, एक्सप्लेन हो, डिस्कस हो, डिस्क्राइब हो, इनके साथ कोई प्रेपो नहीं आती है। एक्सप्लेन हो, डिस्कस हो, डिस्क्राइब हो, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, कोई प्रेपो नहीं आती है। वी एक्सप्लेन ऑफ या अबाउट द इंसिडेंट, वी एक्सप्लेन द इंसिडेंट आ जाएगा। द टीचर डिस्कस या डिस्क्राइब द, सॉरी सॉरी, एक्सप्लेन के साथ तो ऑफ या अबाउट आती है, डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ ऑफ या इन नहीं आती है, इसके साथ अबाउट या ऑफ नहीं आता है। पता है क्या, मैंने यहाँ ऐसे जो मैंने लिख के दिया है वो ऐसे टिक करके दिया है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा के, जिससे कि आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। अब कहीं पे लिखा है कहीं पे नहीं लिखा है तो उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं गलत ना बता दूं आपको, लेकिन मैं श्योर हूँ एक्सप्लेन के साथ ऑफ या अबाउट आता है, लेकिन डिस्कस डिस्क्राइब के साथ ऑफ या अबाउट नहीं आता, इनके साथ ऑफ या अबाउट नहीं आता, हाँ नहीं आता है। वी एक्सप्लेन ऑफ या अबाउट द इंसिडेंट होगा, द टीचर डिस्कस या डिस्क्राइब द सिलेबस होगा, नहीं होगा ऑफ या अबाउट। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक्चुअल में ना टाइपिस्ट ने मुझे पीडीएफ भेजी नहीं आज, तो मैं देख ही नहीं पाया। 2 दिन की छुट्टी, वो घर चला गया, उसने मुझे पीडीएफ नहीं भेजी तो मैं देख ही नहीं पाया, इसलिए मैं कुछ करेक्शन नहीं करा पाया आज। आई डिस्क्राइब ऑफ द सिलेबस विद द स्टूडेंट्स। अब बोलोगे सर सीधी सी बात है, इतना तो इजी है कि आई डिस्क्राइब के साथ ऑफ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है। एक होता है कोप विथ और एक होता है कोप अप विथ। ये लगभग मैं आपको बता रहा हूं, टीचिंग एग्जाम्स में मैं आपसे बात करूं, सी टेट में आया हुआ है। मैं आपसे करूं बात, जो रीट के एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपसे बात करूं सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है, सीपीयू में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है, एयरफोर्स में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है। कोई एग्जैक्ट ऐसा वनडे एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये ना आया हो। ये कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है। इसका मीनिंग होता है टू मैनेज, किसी चीज को आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आ सकता, डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो उसके साथ ना ऑफ आता है ना अबाउट आता है, एक्सप्लेन के साथ आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा,
एवरी स्टूडेंट शुड कोप, जैसे कोप अप विद करके दे देगा वो, विद द ऑब्स्टेकल दैट कम्स इन लाइफ, तो कोप अप नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, he has to cope up with all difficulties alone. He has to cope up with all the difficulties alone. उसे सारी जो मुसीबतें थी उनसे खुद ही मैनेज करना पड़ा, मतलब खुद ही लड़ना पड़ा, उसे खुद ही संभालना पड़ा सारी चीजों को। तो आप बोलोगे जी कोप अप विद नहीं आएगा, कोप विद आएगा, अप नहीं आता है, अप नहीं आता है। अंडरस्टूड? चलो मैं देख लेता हूँ और। अप्रोच के साथ, जब भी आप किसी जगह को अप्रोच करते हो, अप्रोच के साथ टू प्रेपो नहीं आती है। अप्रोच के साथ टू प्रेपो नहीं आती है। सी अप्रोच टू द पुलिस स्टेशन गलत है, सी अप्रोच द पुलिस स्टेशन ये वाला सही है। अगर अप्रोच नाउन है, अगर अप्रोच नाउन है तो प्रेपो आ सकती है। अप्रोच में मेरी इतनी सारी अप्रोच है, इस सेंस में जो होता है ना, भाई वह इतनी अप्रोच रखता है, वो सेंस जब है। ये है जहां से क्वेश्चन बार 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 आपको कंफ्यूज करते हैं। एरर में जब यहां से क्वेश्चन आता, बड़ा मुश्किल से स्टूडेंट उसे कवर कर पाते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कवर कर पाते हैं। दूसरा, ये जब आप नरेशन पढ़ते हो तब भी आप बड़ी मुश्किल से कवर कर पाते हो। अप्रोच यार पहुंच हो ना, अप्रोच नहीं समझते। अब कुछ वर्ड्स की इतने, वो इतने कॉमन वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी मुझे भी नहीं पता। अब आप बोलो रेल, रेल जी लो, मतलब लो पथगामिनी, अब चलो ये तो थोड़ा सा फनी वे में, ट्रेंड में, मतलब याद रह गया जोक के रूप में। अब आप बोलो सर जी रेल की हिंदी बताओ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि उनकी तो हिंदी मुझे भी। अप्रोच मतलब वही है भाई, तुम्हारी अप्रोच है क्या वहां तक, यार कोई अप्रोच अप्रोच लगाओ, पहुंच वाला सेंस जो आता है। ठीक है, ये जो मेरी वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, एनकरेज, एडवाइस। आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, एनकरेज, एडवाइस। आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, एनकरेज, एडवाइस। ये मेरी कैसी वर्ब्स हैं? ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब से क्या मतलब है बताओ? कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या इनके बाद कोई प्रेपो आ सकती है? बात को बहुत ध्यान से सुनना, इनके बाद टू प्रेपो नहीं आएगी। इनके बाद क्या आ सकता है? इन वर्ब्स के बाद ध्यान से सुनना, कोई ऑब्जेक्ट होगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर टू प्लस वी वन होगा। टू प्लस वी वन क्या है? टू प्लस वी वन है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब टू प्लस वी वन नाउन का फंक्शन करे, और अगर नाउन का फंक्शन कर रहा है तो बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझना इस बात को, इसमें बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं, सर आपने बोला इनके बाद टू नहीं आता, इनके बाद तो टू आ गया। इनके बाद टू प्लस नाउन प्रोनाउन नहीं आ सकता, टू प्लस नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता। अगर आगे नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तो टू नहीं चाहिए। अगर आगे नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तो टू नहीं चाहिए। अगर आगे नाउन प्रोनाउन नहीं है तो
टू प्लस वी1 नाउन बन जाएगा तो भी तो इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला। टू प्लस नाउन प्रोनाउन तो नहीं आ सकता, लेकिन टू प्लस वी1 आ सकता है। दो तरीके से इनसे आते हैं क्वेश्चन, फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये वाली जो वर्ब होती हैं, ये वाली वर्ब प्लस डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन, या तो ऐसे बनेगा कि ये वाली वर्ब प्लस टू प्लस वी1 ये बनेगा, या फिर ये वाली वर्ब्स प्लस प्लस कोई नाउन प्लस टू प्लस वी1 भी बन सकता है। क्वेश्चन दे टोल्ड टू अस नहीं आएगा, अस क्या है? प्रोनाउन। टू नहीं आएगा, दे टोल्ड अस आएगा। और क्वेश्चन बोलूं मैं, बताना मेरे को कहां पे गलती है। ही टोल्ड टू मी बाय सम न्यू बुक्स। द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक्स। माई ब्रदर एडवाइज्ड टू मी टू नॉट स्लीप लेट एट नाइट। बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत मुश्किल नहीं है। टोल्ड बोला है मुझे चाहिए मेरा खुद का ऑब्जेक्ट, टू नहीं है। ही टोल्ड मी, उसके बाद टू आएगा। टू भाई, अगर आगे वी1 है तो टू प्लस वी1। द टीचर आस्क्ड मी, आस्क्ड टू द स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट होगा, टू ओपन होगा, टू ओपन देयर बुक्स। माई ब्रदर एडवाइज टू मी नहीं आएगा, एडवाइज्ड मी आएगा। और कभी भी टू नॉट नहीं होता है, हमेशा नॉट टू होता है। नॉट टू होता है क्योंकि टू के बाद वी1 आती है, नॉट के बाद वी1 नहीं आएगी। ठीक है, नॉट टू होगा, टू नॉट नहीं होता है। मेरे भाई ने मुझे सलाह दी थी कि मैं लेट नाइट ना सोऊं। ठीक है, अब देखो मैंने एट नाइट लगाया है, इन द नाइट नहीं लगाया है। अंडरस्टूड। एक नाइट वाला क्वेश्चन था और उसमें शायद मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ। हाँ, अभी नहीं आया इसका। चलो, ऐसी मेरी कुछ वर्ब्स हैं। से, सजेस्ट, प्रपोज, रिपोर्ट, ये मेरी इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव क्या होती हैं? बोला है हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत दे दियो, इसलिए इनके साथ टू प्रेपो हम लगाते हैं। ही सजेस्टेड टू मी अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, या ही सजेस्टेड मी अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। बताओ क्या आएगा, कौन सा सही आएगा, कौन सा सही है? मैंने बोला ही सब्जेक्ट है, सजेस्टेड करना इसे, ये सजेस्टेड है। अब देखो, अगर मैं मी लगा देता हूं, ये तो इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, ये बोला है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, ये गलत है, ये वाला ठीक है। ठीक है, मैंने बोला प्रिंस प्रपोज्ड रानी
मैनी टाइम्स व्हेन वी वर इन द कॉलेज। मैं यहाँ पे उस लड़के की बात कर रहा हूँ। एक हमारा दोस्त था, है ना। एक रानी नाम की लड़की थी, अच्छी लड़की थी, बेचारी पढ़ती थी। एक हमारा दोस्त था प्रिंस, उसने उस लड़की को ग्रेजुएशन में 13 बार प्रपोज किया। मतलब कहाँ से आते हैं ये लड़के, कहाँ से इनमें इतना कॉन्फिडेंस आता है। हमारा कॉन्फिडेंस तो ऐसा था, हम तो इतने सज्जन नादान बालक थे, प्रपोज करना तो दूर, कभी किसी को कोई मतलब ही नहीं, है ना। बुक में नहीं, हाँ। अबे यार, हाँ ऊपर वाला सही होगा, टू वाला सही होगा, टू वाला। और मैं वो सोचता हूँ कि भाई उसने 13 बार, मतलब किस लेवल का ढीठ बंदा रहा कि एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर से दोबारा रिजेक्ट हुआ, फिर से तिबारा हुआ, फिर से मतलब 13 बार। अगर एवरेज निकालो तो हर साल 4 बार, हर साल 4 बार। किताब में अगर ये सही दिया है, नहीं हो सकता ये सही, ये नहीं सही हो सकता। पता है किताब की, मैं आपको बात बता, किताब में मैंने देखी है 12 के करीब टोटल गलतियां हैं, 12-13, जिसमें 3 गलतियां प्रेपो में ही है, 3 गलतियां प्रेपो में ही है। किताब मैंने लिखी, किताब मैंने, सब कुछ मैंने अपने आप किया, टाइप तो मैंने नहीं की ना। तो टाइप करते में टाइपिस्ट ने खेल कर दिया है। क्या किया उसने, जैसे वो क्रॉस वाला है, ये क्रॉस वाला है और ये टिक वाला है, उसने क्या किया, ऊपर है ना, फिर वो देख देख के इनको चिपका रहा है, ये वाला गलत ये वाला सही, तो उसने गलत चिपका दिए वो, गलत चिपका दिए वो। नहीं भाई, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। ये मेरी इनट्रांजिटिव वर्ब, मैं रीजन भी बता रहा हूँ। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिन्हें अकर्मक है, उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर मैंने यहां पर मी कर दिया, सजेस्टेड मी कर दिया, तो ये तो इसे ऑब्जेक्ट मिल गया। इन्हें तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, ये तो सही हो ही नहीं सकता। प्रिंस प्रपोज्ड रानी, अब रानी क्या है, रानी तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये बोला मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, इसलिए फिर मुझे टू लगाना पड़ेगा। आस्क, टेल, इनवाइट, बैग, एडवाइस, जो वो वाली वर्ब है उन्हें टू नहीं चाहिए। से, सजेस्ट, प्रपोज, रिपोर्ट, इन्हें टू चाहिए ही चाहिए, इन्हें टू चाहिए ही चाहिए। वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए था, ये इनट्रांजिटिव है, इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये अकर्मक है, ऐसे देख लो, अकर्मक। अकर्मक मतलब कर्म नहीं चाहिए इन्हें, इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और जो ये वाली वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है, ये सकर्मक है, इन्हें कर्म चाहिए, सकर्मक। समझ गए। इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इन्हें बीच में प्रेपो नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। और जो ये वाली है, ये बोलती है हमें अकर्मक, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो बीच में प्रेपो को बिठा देंगे। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। चलो, अब ये ले लो, जो रिजेंबल होता है इसका मतलब होता है कि जैसा होना। रिजेंबल मतलब सिमिलर टू, सिमिलर टू, या कोई चीज सेम सेम है, सेम सेम है, इसको कोई भी प्रेपो नहीं चाहिए, इसको कोई भी प्रेपो नहीं चाहिए। जैसे सी रिजेंबल्स टू, या विद हर मदर, या सी रिजेंबल्स हर मदर। आप बोलोगे ना तो विद आएगा ना टू आएगा, ये वाला गलत है, सी रिजेंबल्स हर मदर आएगा, रिजेंबल आएगा ना, इसके साथ टू आती है ना इसके साथ विद आती, ना टू आती है ना विद आती है। चलो मैं आज की लास्ट प्रेपो आपको करा रहा हूँ, आज की लास्ट है, क्योंकि आप लोग फिर इसमें पता है क्या, इसमें ऐसे ये थोड़ा सा ना याद करने वाली चीजें हैं। इसके साथ आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। वर्ड विद नो प्रेपोजिशन चल रही है, ये वर्ड है कि इनमें कुछ के साथ प्रेपो आती है, कुछ के साथ नहीं आती है। कल प्रेपो आपका लास्ट हो जाएगा।
एंटर आ प्लेस, जब भी आप एक प्लेस को एंटर करते हो तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। अगर एंटर के सामने, एंटर के बाद कोई भी प्लेस लिखा है तो कोई प्रेपो नहीं आएगी। अगर आप करते हो किसी बिजनेस में एंटर, किसी रिलेशनशिप में एंटर, किसी एग्रीमेंट में एंटर, तो फिर एंटर के साथ इनटू प्रेपो आएगी। इनटू, एंटर के साथ या तो कोई प्रेपो नहीं या इनटू प्रेपोजिशन। अगर आगे कोई जगह का नाम लिखा है तो कोई प्रेपो नहीं, वरना इनटू लगा देना। जैसे कि द टीचर एंटर्ड द क्लास एट 8 PM। क्लास एक जगह का नाम है तो कोई प्रेपो नहीं आई है। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू एंटर इनटू द ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कोई प्लेस नहीं है, इसलिए इसके साथ इनटू। मैं कुछ एग्जांपल आपको अपनी तरफ से देता हूं। ये लास्ट ही हमारा है, आज मैं यही कराऊंगा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो। I entered in the hall after the speech of the chief guest. India and Russia entered a new deal of war association. बताओ दोनों सेंटेंस। ठीक है, चलो। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे आते हैं उन्हें खुद तो पढ़ना ही नहीं है, उन्हें दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना है। अरे भाई तुम्हारे लिए टाइम हो गया है तो आप जा सकते हो, बाकी को तो पढ़ने दो ना। बाकी को पढ़ने देने में क्या प्रॉब्लम आपको। तो आई एंटर्ड इनटू द हॉल, जो हॉल है एक प्लेस है, एक जगह है। जब भी जगह प्लेस की बात होगी ना इन आएगा ना इनटू आएगा, एंटर के साथ कोई प्रेपो नहीं आएगा। इंडिया एंटर एक न्यू डील ऑफ वॉर है, न्यू डील है, डील कोई प्लेस नहीं है तो अब इनटू आएगा, अब इनटू आएगा। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा देखो, मैं जो चीजें वैसी होती है मैं डे वन से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कुछ चीजें याद करने की हैं नाउन में, कुछ स्ट्रक्चर याद करने के हैं आपके एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में स्ट्रक्चर याद करने, द बेटर ऑफ, टू, ये वाले जो स्ट्रक्चर थे। बाकी सब में ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, समझने का है। लेकिन प्रेपो में ज्यादातर याद करने का ही है। एकेडमिक प्रेपोजिशन मैंने आपको कल पढ़ा दी थी, मतलब कि फ्राइडे को पढ़ा दी थी। अब जो हमारी प्रेपो हैं वो बेसिकली रटने की है, मतलब थोड़ा सा याद करने की है। हाँ जी, थोड़ा याद करने की है। शेर शायरी तो सुना देंगे, शेर शायरी की आप टेंशन मत लो, ज्यादा मैटर हो गया। आपके जो पावर है वो माइंड की थोड़ी कम है, फ्यूज उड़ जाते हैं, उसे बढ़ाइए। प्राणायाम किया कीजिए, है ना, और थोड़ा सा ध्यान व्यान लगाया कीजिए, तो उससे थोड़ी सी आपकी पावर बढ़ जाएगी माइंड की। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल स्कोर अच्छा होगा, उसकी टेंशन आप मत करो। अब सारी चीजें बदलने वाली 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से क्या क्या बदलने वाला है? 1 अप्रैल से आपको वोकैब की पैरेलल क्लास मिलने वाली है, साथ के साथ वोकैब चलने वाली। 1 अप्रैल से क्या होने वाला है? 1 अप्रैल से आपके लिए आ, हर संडे प्रैक्टिस क्लास आने वाली। 1 अप्रैल से आपके लिए हर संडे प्रैक्टिस क्लास आने वाली है। हर संडे आपको 2 से ढाई घंटे की एक प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, जिसमें कराए गए चैप्टर्स है उनके में मिसलेनियस मिक्स प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। ठीक है, ये इस अप्रैल से होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम भी अब आ लिया है।
तो अब आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अप्रैल से आपके लिए प्रैक्टिस और वोकैब दोनों साथ में शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस क्लास संडे में यूट्यूब पर होगी। RWSSC एग्जाम में यूट्यूब पर होगी प्रैक्टिस क्लास संडे में। ठीक है। हाँ जी। चलो, मिलते हैं कल मेरे भाई। नहीं, वोकैब ऐप पर होगी प्रैक्टिस, जो संडे वाली क्लास है वो यूट्यूब पर। बताओ। नहीं, ऐप जो प्रैक्टिस है वो यूट्यूब पर होगी। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।